स्क्रीन पर लिखा है ज्वाइन करने के लिए आप क्लास को रिज्वाइन करिए। अच्छा, किस बच्चे का रिजल्ट आ गया? संजय कुमार, संजीव कुमार के नाम से बच्चे आपका रिजल्ट आ गया है क्या? एक बार माइक ओपन कीजिए। संजीव कुमार के नाम से बच्चे आपका रिजल्ट अगर आ गया तो एक बार माइक ओपन कीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चे, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप लोगों के एग्जाम शुरू हो गए थे 30 सितंबर से। आप लोग के एग्जाम शुरू हो गए थे 30 सितंबर से और आप लोगों की क्लासेस चली थी 28 सितंबर तक। ठीक है, और 28 सितंबर तक हम लोगों ने रिवीजन किया था और 28 सितंबर से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, मतलब 3-4 क्लास पहले हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का 8th चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था। याद है सभी को कि 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने आपको रिवीजन कराया था और उसके बाद में आप लोगों के एग्जाम शुरू हो गए थे 30 सितंबर से, तो आप लोगों की छुट्टी हो गई थी 28 सितंबर से। आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद में आज पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया था और आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज समझा दी जाती है कि सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये जो चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा का पूरा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई बच्चे बताएंगे चैप्टर क्यों इंपोर्टेंट है? जल्दी से बताइए। आपको बताइए कि चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन लॉन्ग आपका आता ही आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, जो कि हो सकता है आपको 3 या 4 नंबर का मिल जाए। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं कि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए। ये चैप्टर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, इसलिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं है, बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए। दो चीजें, क्या चीज समझ में आनी चाहिए सर? एक तो हमें हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्या बनाना चाहिए? डायग्राम बनाना आना चाहिए। और जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया, दूसरा डायग्राम बनाने के बाद में सिर्फ आपको ये चीज देखना है कि सर हमें कौन सा ट्रायंगल इस्तेमाल करना है और हमें क्या वैल्यू दी गई है एंगल्स की। यानी कि आपको फाइंड आउट करना है एक डिजायर ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको दो काम करने हैं, डायग्राम बनाना है और ट्रायंगल ढूंढना है कि जिससे मेरा ट्रायंगल, मतलब वो ट्रायंगल मिल जाए जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है अगर आपने दोनों चीजें अच्छे से सीख ली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है कि सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, हमने जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, सर इस चैप्टर नंबर 8 की हेल्प से यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम काफी सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए क्या आप इस टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं? अब आपको लग रहा होगा सर इस टावर की ऊंचाई निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपको लग रहा होगा कि सर इस टावर की ऊंचाई निकालेंगे कैसे, यहाँ तक पहुंचेगा कौन? कोई नहीं पहुंच सकता, तो यानी कि आप इस टावर की हाइट नहीं निकाल सकते। लेकिन पर आप ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करके इस टावर की हाइट को निकाल सकते हैं बिना नापे। यानी कि आपको इतने एफर्ट नहीं लगाने की सर इतनी ऊंचाई तक जाएगा कौन और हम इसको कैसे नापेंगे। बिना नापे हम इसकी हाइट को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर बिना नापे हम लोग इसकी हाइट को निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब देखिए, क्या सिर्फ टावर की हाइट निकालने के लिए ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मान लीजिए आप, पहली एप्लीकेशन ये है कि आप पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर उड़ रही है। तो ये पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? भाई जमीन का मतलब है कि जहां पर आप खड़े होकर इस पतंग को उड़ा रहे हैं, तो ये जो पतंग यहाँ उड़ रही है, ये पतंग इस जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? अगर आपको ये पता लगाना हो तो आप कैसे पता लगाएंगे कि सर ये पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है जमीन से? यानी कि सर इसको भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि पतंग तक तो कोई जा भी नहीं सकता नापने के लिए कि पतंग कितनी ऊंची है। यानी कि इसको भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। सर दूसरा, हमारे पास में पेड़ होते हैं, पेड़ों की लंबाई, यानी कि जो हमारे पास में पेड़ है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट तक कोई नहीं जा सकता। कोई जा सकता है क्या? पेड़ के टॉप मोस्ट पॉइंट तक कोई नहीं जा सकता। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई पेड़ कितना ऊंचा है? इस पेड़ की ऊंचाई को निकालने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? सर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे पेड़ की ऊंचाई को निकालने के लिए।
अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊंचाई निकाले, हम गहराई भी निकाल सकते हैं कि कोई समुद्र कितना गहरा है, या फिर किसी समुद्र के अंदर पनडुब्बी, यानी कि जो आपका ये होता है जो नीचे सबमेराइन होती है, सबमेराइन, ये कितनी गहराई में यानी कि कितनी नीचे चल रही है। इन सब चीजों को पता लगाने के लिए हम लोग टिग्नोमेट्री का हेल्प लेकर के उनकी मतलब हाइट को या डेप्थ यानी कि गहराई को निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को? इस सर हम बिना नापे, सर। ठीक है बच्चे, इस चीज की हमें जरूरत नहीं होगी कि टिग्नोमेट्री किसने निकाली है, ठीक है, कि टिग्नोमेट्री किसने दी है। बस इतना याद रखो कि सर टिग्नोमेट्री की हेल्प से हमारे बहुत सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू कैलकुलेट द हाइट एंड द डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको हाइट निकालनी हो, डेप्थ निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो, आप ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर निकालना सीखेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुछ प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। अब प्रीवियस नॉलेज का मतलब क्या है बच्चे? प्रीवियस नॉलेज का मतलब है कि जो आपने टिग्नोमेट्री पढ़ी है, आपको वो टिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग रिकॉल देखें, रिकॉल का मतलब है कि हम रिवीजन कर रहे हैं कि हमें क्या चीजें पता हो। हमें सर दो चीजें पता होनी चाहिए कि सर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, मान लीजिए हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, अभी आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया गया है पी क्यू आर। तो सर पी क्यू आर अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सर हमें एक तो ये चीज पता होनी चाहिए कि सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगर हाइपोटेन्यूज है, तो सर यानी कि आपने कह दिया कि सर जो पी आर है वो तो हाइपोटेन्यूज हो गई। तो क्या आप पी क्यू और आप क्यू आर को बता सकते हैं क्या चीजें हैं? तो बच्चे आप कहोगे सर इन दोनों में से कोई एक तो हमारा क्या बनेगा बच्चे? बेस बन जाएगा, और कोई एक क्या बनेगा हमारे पास में? परपेंडिकुलर बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। आपको याद होगा कि सर अगर हम लोग थीटा की बात करें यानी कि एंगल आर की बात करें, तो सर एंगल आर के लिए इसके सामने वाली साइड पी क्यू क्या कहलाएगी? कि सर एंगल आर के लिए अगर पी क्यू को देखा जाए तो परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। सभी को याद होगा कि सर एंगल के सामने वाली साइड इसको परपेंडिकुलर कहलाते हैं। और एंगल आर को देखें सर, अगर क्यू आर को देखा जाए तो सर क्यू आर को कहेंगे हम लोग क्या? बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस, जब हम लोग बात करेंगे एंगल आर की। लेकिन पर सर अगर हम लोग बात करें एंगल पी की, अगर हम लोग एंगल पी की बात करें तो सर एंगल पी के सामने वाली साइड क्या बनेगी? क्यू आर। यानी कि एंगल पी के लिए क्यू आर तो बनेगा हमारे पास में परपेंडिकुलर। क्यू आर क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। और सर अगर हम लोग बात करें एंगल पी के लिए, जो पी क्यू है ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा एंगल पी के लिए। ये बताइए अभी तक कितनी सारी चीजें क्लियर है आप सभी को? यस सर। 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री की सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बाकी दोनों साइड क्या होगी? एक बेस बनेगी, एक परपेंडिकुलर। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। दूसरा, सर एक तो ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। सर दूसरी क्या चीज पता होनी चाहिए? सर दूसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको दो साइड पता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको दो साइड पता है, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बताइए सभी को याद है क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बस आपको ये दो चीजें याद होनी चाहिए। अब देखिए बच्चे, अगर आपने एक चीज पढ़ा था टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, याद है सभी को कि सर हमने टी रेशियोज के बारे में पढ़ा था, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। क्या सर क्या होता है? सब 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास में होते हैं। पहला क्या होता है? इसी सिक्वेंस में याद रखना कि सर एक होता है साइन थीटा, सर दूसरा होता है हमारे पास में कोस थीटा, और सर तीसरा हमारे पास में होता है टेन थीटा। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर हमारे पास में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कितने टी रेशियोज होते हैं? आप कहोगे सर 6 टी रेशियोज होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा, आप कहोगे सर कलर बदल देते हैं अभी लिखने के लिए, सर चौथा हमारे पास में बनेगा कोट थीटा। बच्चे पांचवा हमारे पास में बनेगा सेक थीटा, और बच्चे छठा हमारे पास में बनेगा क्या? कोसेक थीटा। बोले इतना क्लियर सभी को? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें से ऊपर के 3 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए सर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें, मान लीजिए हमारे पास में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा, ठीक है, और सर इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर।
ठीक है बच्चे, और क्यों पर 90 डिग्री है। तो आप लोगों ने याद किया था सर लाल बटे कका, याद है सभी को, लाल बटे कका, इसका मतलब क्या होता है, या फिर आप लोगों ने याद किया था टी बी बी अपॉन एच एच बी। ठीक है, आप लोगों ने याद किया था कि सर टी बी बी अपॉन एच एच बी। ठीक है, इससे हम लोग निकालेंगे टी रेशियोज। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चे कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी कि सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चे टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम लोग बात करें कोट थीटा की, बच्चे कोट थीटा क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि सर बी अपॉन पी, कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर सेक थीटा की बात करते कितना होता है, एच अपॉन बी, कितना होता है, एच अपॉन बी। और सर कोसेक थीटा की बात करें तो कितना होता है, एच अपॉन पी। यहां तक बताइए क्या आप सभी को सारी चीजें क्लियर है कि यस सर सर। हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और जिनको हम लोग निकालते हैं किस हेल्प से, सर पी बी पी अपॉन एच एच बी की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग बात करें एंगल आर के लिए, बच्चे एंगल आर पर अगर आपने थीटा लिख दिया तो साइन थीटा कितना हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन बनेगा, आपको सर परपेंडिकुलर बनेगा इसके सामने वाली साइड जिसकी आप बात कर रहे हो एंगल की, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि पी आर। इसी तरीके से अगर आपसे कोस थीटा पूछा जाए तो सर वो बी अपॉन एच होता है, यानी कि थीटा के लिए बेस कौन है, सर इस थीटा के लिए बेस है हमारे पास में क्यू आर, अपॉन एच कितना है हमारे पास में, पी आर, हाइपोटेन्यूज। सर अगर टेन थीटा की बात करें तो सर पी अपॉन बी, यानी कि सर पी क्यू अपॉन क्यू आर। बोले इतना क्लियर, इस तरीके से आप लोग सारी चीजों को निकाल सकते हो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी हमारा रिकॉल में, रिकॉल का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं। सर रिकॉल का मतलब ये होता है, क्या होता है रिकॉल का मतलब, कि सर रिकॉल का मतलब ये होता है कि ये सारी चीजें प्रीवियस नॉलेज है, हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, सर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इसी तरीके से सर कोस 0 कितना हो गया, 1, ये कितना हो गया, √3/2, ये कितना हो गया, 1/2, सॉरी 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमें याद रखना है सर, वो हमें टेन का टेबल याद रखना है कि सर टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हमें बिल्कुल आंख बंद करके याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। सर टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और सर टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बोले इतना क्लियर सभी को? ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगी आपका टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री और टेन 60 डिग्री, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो हमारा काम हो गया कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोगों को याद होना चाहिए, ये आप सभी को याद कर लेना है, यानी कि सभी को लर्न कर लेना है अच्छे से, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सर, इसके अंदर दो टर्म्स और आएंगी हमारे लिए। ठीक है, क्या आएंगे हमारे पास में, दो टर्म्स और आएंगी। डिस्टेंस क्या क्या आएंगे दो टर्म सर, एक तो होगा हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या आएगा बच्चे हमारे पास में, सर एक तो आएगा हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन, और सर एक टर्म आएगी हमारे पास में, क्या चीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोले इतना क्लियर सभी को? सर एक टर्म तो आएगी एंगल ऑफ एलिवेशन, और सर एक टर्म आएगी हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों चीजें हमारे पास में क्या होती है? ठीक है, कोई बच्चा बताएगा किसी ने स्कूल के अंदर पढ़ा हो ट्रिग्नोमेट्री या ट्यूशन के अंदर पढ़ा हो कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? बताएगा कोई बच्चा? बस यहां तक आप लोगों ने सीख लिया तो समझो चैप्टर के क्वेश्चन होना आपसे स्टार्ट हो जाए। बताइए किसी को एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? चलिए अगर आपको नहीं पता है, देखिए इसके अंदर तीन चीजें हमारे पास में आएंगी। क्या क्या आएंगी तीन चीजें? देखिए मान लीजिए कि हमारे पास में एक टावर है, ठीक है बच्चे, मान लीजिए
ये हमारे पास में टावर है, और ये हमारे पास में क्या है बच्चे, ग्राउंड है। ठीक है, ये टावर इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो एक तो ये टावर का टॉप है, और आप यहां से खड़े होकर के देख रहे हैं टावर के टॉप को, यहां से खड़े होकर आप देख रहे हैं टावर के टॉप को। तो बच्चे इसके अंदर ये तो कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। बताइए क्या कहलाएगी ये तो कहलाएगी सर लाइन ऑफ साइट। बोलिए क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। बोलिए लाइन ऑफ साइट के लिए। ठीक है, अब उल्टा भी तो हो सकता है सर। उल्टे का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास में ग्राउंड ही है, ठीक है, और ये हमारे पास में टावर ही है। ये टावर ग्राउंड पे खड़ा है, लेकिन पर आप टावर के ऊपर है। आप कहां पर है, आप टावर के ऊपर है, और आप ऊपर से यहां से आप लोग देख रहे हैं यहाँ ग्राउंड पर एक पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं, पॉइंट को देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। बच्चे लाइन क्या कहलाएगी सर, ये लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। पहले बताइए लाइन ऑफ साइट क्लियर हो सभी को। ठीक है बच्चे, अगर आपको लाइन ऑफ साइट क्लियर है तो बच्चे एक हमारे पास में होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके अंदर, ये हमारे पास में क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को, ये क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ठीक है बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। सर इस तरीके से एक लाइन तो यहाँ पर भी बन जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलिए बनेगी कि नहीं बनेगी सर, एक लाइन तो यहाँ पर भी बन जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलिए क्लियर सभी को। यस ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारे पास में, लाइन ऑफ साइट हो गई। सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास में है और ये जो हमारे पास में लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा सर, इसके बीच का एंगल अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलिए क्या कहलाएगा ये, एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलिए क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के अंदर अगर आप चीजों को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये एंगल क्या कहलाएगा हमारे पास में, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना क्लियर हुआ सभी को। बस हमें ये चीज याद रखनी है बच्चे, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होती है कि सर अगर दो पैरेलल लाइंस को, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो बच्चे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो बच्चे आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर देखिए, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो ग्राउंड है ये अगर हमारे पास में पैरेलल है, जबकि ये पैरेलल होते हैं, तो बच्चे इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि लाइन ऑफ साइट ने कट किया है, तो बच्चे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यानी कि जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू हमारे पास में ये भी होगी। इतना बताइए, इतना क्लियर हो सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर होने के साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत आसानी से। कि सर हमें इस टावर की ऊंचाई निकालनी थी, इस टावर की ऊंचाई को निकालने के लिए हमने अपनी आंखों से देखा, सर ये कहलाएगी लाइन लाइन ऑफ साइट, और सर ये कहलाएगी हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। और इन दोनों के बीच के अंदर जो एंगल बनेगा, हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो सर ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या कहलाएगा हमारे पास में सर, ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बीच का यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। और यही चीज अगर हम लोग टावर के ऊपर बैठ करके नीचे की तरफ देख रहे होते, हम लोग टावर के ऊपर बैठ करके नीचे की तरफ देख रहे होते, तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, सर ये एंगल जो बनेगा ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। जबकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ पर भी थीटा ही होगा। बोलिए इतना क्लियर, क्योंकि सर ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो हमारे पास में ग्राउंड है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास में बराबर होते हैं। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को सीखना था। इसके अंदर देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, सर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन इसके अंदर मिसिंग है, इसके आगे लिखा जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है सर, ये एंगल होता है किसके बीच का, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होता है, ऊपर होता है। नोट करना है कि व्हेन वी हैव टू राइज अवर हेड टू सी एन ऑब्जेक्ट, जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर उठाना पड़ता है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म।
यानी कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, व्हेन वी हैव टू टिल्ट आवर हेड डाउन टू सी एन ऑब्जेक्ट, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनकर तैयार हो जाता है। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे। Yes, sir. ठीक है, अब मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं, कैसा मान लेते हैं यार। देखिए, हमने कुछ ऐसा माना कि ये आपका घर है। ठीक है, ये क्या है, आपका घर है। अब ये पुराने जमाने का झोपड़ी हमने बना दिया है, पर मान लेना कि आपका क्या है, घर है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, इस अपनी झोपड़ी के अंदर जो भी आपका घर है, बच्चे यहाँ से आप ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ, यानी कि इस झोपड़ी के पास में यहाँ पर आप अपने घर की छत पर से नीचे की तरफ देख रहे हो। किसको देख रहे हो कि सर यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, एक छोटा सा पेड़ है, और आप उस पेड़ के टॉप पर देख रहे हो। तो बताइए एंगल क्या कहलाएगा? Sir, angle of depression. एंगल ऑफ Depression. डिप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो। तो क्या आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अब फिर से मान लीजिए कि आप अपने घर की छत पर हैं, लेकिन पर आप, ये पेड़ है ना, इस पेड़ के पास में एक बहुत ऊंचा पोल लगा हुआ है जो कि पूरे गांव या पूरे शहर के अंदर लाइट देता है। अब आप इसकी लाइट को देख रहे हैं। अब बताइए एंगल कौन सा बनकर तैयार होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन सर। एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि अब आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, तो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को समझना था। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बच्चे ये है कि सीमा वाज लुकिंग डाउन एट अ बिग स्टोन फ्रॉम द रूफ ऑफ हर हाउस। अपने घर की छत से सीमा क्या कर रही है बच्चे? नीचे पड़े हुए एक बड़े पत्थर को देख रही है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताइए, व्हाट एंगल इज फाउंड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट ऑफ सीमा एंड द स्टोन। आपको ये बताना है कि जो सीमा की लाइन ऑफ साइट होगी और स्टोन के लिए जो बन रही होगी, उनके बीच में कौन सा एंगल बन के तैयार होगा। ठीक है, यानी कि सीमा अपनी छत से नीचे पड़े हुए एक बड़े पत्थर को देख रही है। बस आपसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट व्हाट एंगल, आपको एंगल के बारे में बताना है कि कौन सा एंगल बन करके तैयार होगा। अभी क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं और 16 में से 2 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए, आंसर तो सभी बच्चों को करना है, लेकिन पर आप लोगों का आंसर रेट बहुत स्लो होता है। क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं और कम से कम ये मान के चलिए 60 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये। 60 सेकंड से पहले पहले सब बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए, 60 सेकंड से। और 60 सेकंड लगभग लगभग हो चुकी है, और अभी आंसर कितने बच्चों का आया है? बहुत कम बच्चों का आया है। चलिए, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 8 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ 16 में से, जो कि बहुत गंदा रेट है आंसर का। और ये सिर्फ आप ही के बैच में ऐसा होता है कि बहुत गंदा रेट आता है आंसर। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 16 में से 8 बच्चों ने आंसर किया है, और अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है बच्चे, अब चैट सेक्शन में से हम किसी का भी आंसर नहीं मानेंगे, सिर्फ ऑन कर दिया कि अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो चैट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। आंसर तो किसी का भी नहीं माना जाएगा चैट सेक्शन से। देखिए, पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है 2510।
तो 5 1 0। बच्चे आप बताइए, अगर सीमा अपने घर की छत से नीचे पड़े हुए बड़े स्टोन को देख रही है, मान लीजिए सीमा का घर है और सीमा अपने घर की छत से, ये रही छत, छत से पड़े हुए यानी कि यहाँ पर सीमा है और नीचे पड़े हुए एक बड़े पत्थर को देख रही है, तो सर ये एंगल कैसा बनेगा? क्योंकि आपको देखने के लिए अपना सर झुकाना पड़ रहा है, यानी कि आपको नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है कि सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चे, चले आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। सर इसका तो आंसर आ गया बी ऑप्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा, और सेकंड क्वेश्चन से पहले हम आपका क्या कर देते हैं, चैट सेक्शन बंद कर देते हैं पहले, और आपका पूल सेक्शन ऑन कर देते हैं। और अब हम आपको क्वेश्चन भी समझा देते हैं कि सर क्वेश्चन क्या है, ताकि आप लोग अपना आंसर सही से मार्क कर सकें। देखिए क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपको दिया गया है, रमेश इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लुकिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। यानी कि रमेश कहाँ खड़ा है? रमेश ग्राउंड में खड़ा है और वो टॉप ऑफ ए टावर को देख रहा है, यानी कि टावर के टॉप को देख रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बताइए, व्हाट इज द एंगल फाउंड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट ऑफ रमेश, रमेश की जो लाइन ऑफ साइट होगी उसमें, एंड द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, चलिए बच्चे, चलिए क्लास के अंदर अभी 15 बच्चे हैं और 15 में से 5 6 7 बच्चों का आंसर आ गया। 15 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। अभी हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है, पोल का रिजल्ट है, ये रहा पोल का रिजल्ट 7-0-1-0, 7-0-1-0। बच्चे इस बार आप नीचे ग्राउंड पर खड़े हैं, ये रहा ग्राउंड, यहाँ पर एक पोल है यानी कि टावर है, और यहाँ पर आप है और आप इसके टॉप को देख रहे हैं। तो जब भी आपको चीजों को देखने के लिए अपना सर उठाना पड़ता है, तो बच्चे यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा? आपको भी सर यहाँ जो एंगल बनकर तैयार होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए इतनी सी चीज को समझने के लिए आप लोगों ने इतना टाइम लगा दिया है, और ये इतनी आसान चीज है कि सर ये बिल्कुल बेसिक है इसके लिए, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आपको एक चीज अभी बताया था, क्या बताई थी? हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि सर हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ही हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बच्चे, इसी को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है आपको बताया था सर? डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्राम बनाना। इसका डायग्राम जिसका सही बन गया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और डायग्राम बनाने के लिए कम से कम आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप लोग डायग्राम बना पाओगे। बोलिए। चलिए, आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को एक बार होमवर्क में जरूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर तो डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं
और इस चैप्टर के अंदर एक चीज और अच्छे से इस्तेमाल होगी, रेशनलाइजेशन। क्या चीज इस्तेमाल होगी? रेशनलाइजेशन। ये भी आपका रिकॉल है। रिकॉल का मतलब है कि सर ये प्रीवियस नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए। क्लास 9th के अंदर आ जाता है हमारा रेशनलाइजेशन। ठीक है। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि आपको रेशनलाइज करना है 8/√2 को। क्या करना है बच्चे? 8/√2 को रेशनलाइज कर। अच्छा, रेशनलाइज करने से पहले आप लोग ये समझिए कि सर हमें रेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए कहीं लिखा है कि 2x बराबर 8। बच्चे आपसे x की मान पूछा जाए, आपने कहा सर 8/2, यानी कि सर 4 आ गए। बोलिए इतना क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया जाए सर 3x बराबर 8 है, आप x का मान बताइए, तब भी आसान है। आपने कहा सर x बराबर 8/3, आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सर यहाँ तक हमें रेशनलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। लेकिन पर अगर किसी ने ऐसा कह दिया कि सर √2x बराबर 8 है, अब आप x की वैल्यू बताइए। बच्चे x की वैल्यू आ गई 8/√2। अब ये आपका आंसर नहीं माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आंसर ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। बट आपको इसको रेशनलाइज करके आंसर देना होगा। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि सर इसको आंसर को ऐसे छोड़ देंगे, ये सही है। लेकिन पर फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जब नीचे आंसर रूट में आ जाए तो हमेशा आंसर हमें रेशनलाइजेशन करके देना चाहिए। बच्चे अगर नीचे √2 लिखा हुआ है तो आप इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम √2 से। बोलिए इतना क्लियर सभी को? आपने √2, यस सर। बच्चे 8 की मल्टीप्लाई √2 में कितना हो गया सर? 8√2 हो गया। और √2 की मल्टीप्लाई √2 में कितना हो गया? 2 हो गया। और सर 2 से 8 कट गया 4 बार में, यानी कि आंसर आ गया 4√2। अब यहाँ पर जिस भी बच्चे को कोई डाउट है वो पूछ लीजिए। देखिए, अगर आपको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी रूट वाले नंबर के साथ में, जैसे कि आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ में, बच्चे आपका आंसर आ जाएगा 7√3। ये क्लियर हो सभी को? तो ये याद रखना है, अगर आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है रूट वाले नंबर के साथ में तो आपका 7√3। यानी कि अगर आपको x को मल्टीप्लाई करना है √y के साथ में तो आंसर आ जाएगा x√y, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, ठीक है। sir. एक तो हमें ये चीज याद रखना है। दूसरा क्या चीज याद रखना है? दूसरा हमें ये चीज याद रखना है बच्चे, √a की मल्टीप्लाई अगर आप √a में करेंगे तो आंसर a आ जाएगा। मतलब क्या है? मतलब सीधा साधा ये है कि बच्चे √7 की मल्टीप्लाई √7 में करोगे तो 7 आ जाएगा। √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2 आ जाएगा। बच्चे यहाँ √2 की मल्टीप्लाई √2 में करी तो 2 आ गया। और 8 की मल्टीप्लाई √2 में करी तो कितना आ गया? 8√2 आ गया। 2 से 8 को काट दे 4 टाइम में, आपका आंसर आ गया 4। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब देखिए, रेशनलाइज आपको लग रहा होगा सर नीचे अगर √2 है तो क्या हम लोग ऊपर नीचे बस √2 से ही मल्टीप्लाई करें? हाँ बच्चे, आसान है कि जो आपको नंबर रूट में दिया गया है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि इसका आंसर आप लोग बता रहे हो कि बच्चे आपसे पूछा जा रहा है 120/√3। इसको रेशनलाइज करके आंसर बताइए कितना आएगा। चलिए बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से रेशनलाइज करके आंसर कितना आएगा। आप लोगों को ही बताना है रेशनलाइज करके कि आंसर कितना आएगा। बच्चे सॉल्व कीजिए और एक बार आंसर माइक ओपन करके बताइए आंसर कितना आएगा। पर ये आपने जल्दी ठीक है बच्चे, अभी ठीक लिख दिया आपने, पहले गलत लिख दिया था चेक सेक्शन के अंदर। 40√3। 40√3 कैसे आएगा कि सर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आपने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बच्चे कितना आ गया सर? 120 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारे पास में 120√3। बच्चे √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे 3 आ जाएगा। सर 3 से कट जाएगा, ये कितने बार में? 3 चुक 12, 0। कितना आ गया सर हमारे पास में? 40√3। किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये दो बेसिक क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने सीख लिए। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपको रेशनलाइज करना है, ये स्टार लगा के हम लिख दे रहे हैं अपनी तरफ से कि आपको रेशनलाइज करना है। बच्चे किस चीज को रेशनलाइज करना है? मान लीजिए लिखा हुआ है हमारे पास में 2/√3 - 1। अब इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? बच्चे जो नंबर नीचे है ना, आप लोग ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोग ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी नंबर नीचे है। जैसे आपने नीचे √3 था तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
बच्चे नीचे √2 था, तो आपने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर सभी को? बच्चे आपने क्या कर दिया है सर, नीचे क्या है हमारे पास है √3 - 1 है, तो ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब याद क्या रखना है, अब याद ये रखना है कि सर अगर नीचे माइनस है तो आपको अपनी तरफ से यहाँ दोनों तरफ क्या ले लेना है, प्लस ले लेना। बोले क्लियर? अगर नीचे यस प्लस सर। होता, अगर नीचे प्लस होता कि सर √3 + 1 नीचे होता, तो बच्चे आप मल्टीप्लाई कर देते √3 - 1 से ऊपर नीचे। बोले इतना क्लियर सभी को? बस Yes, यस सर। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर? सॉल्व करने के लिए हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी पहले √3 में, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया कि सर 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, √3 के साथ में भी +1 के साथ में भी, बटे। अब ये नीचे लिखा हुआ है सर, हमारे पास में दिख रहा है √3 - 1 और √3 + 1, यानी कि आपको अब ये चीज √3 + 1 आंसर आएगा सर। बच्चे आपको ये चीज याद आनी चाहिए। अगर हम लोग a - b की गुणा अगर a + b में करते हैं तो सर आंसर आता है a² - b²। ऐसे ही लिखा हुआ है सर, a के स्थान पे √3 माइनस b के स्थान पर 1, बच्चे a के स्थान पे √3 प्लस b के स्थान पर 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, a², यानी कि सर √3 का स्क्वायर -b², यानी कि सर 1 का स्क्वायर। बस सॉल्व करने की देरी है, आंसर आ चुका है। आंसर कितना आ गया बच्चे देखिए सर, 2 की गुणा होगी √3 + 1 में, और नीचे बच्चे √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है सर √3 गुणा √3। अभी सीखा था √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। बच्चे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, नीचे कितना आएगा बच्चे, 3 में से 1 गया सर नीचे 2 आएगा, और जब ये नीचे 2 आएगा तो ये इस वाले 2 को काट देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, √3 + +1। और इतना क्लियर, आंसर कितना आ जाएगा, √3 + 1। yes, sir. अब इसको सॉल्व करके आंसर बता रहे हैं कि बच्चे इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा। ये आपके पास में लिखा है 50/√3 + 1। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कितना आएगा। चलिए आप लोग को भी बिल्कुल बच्चे आप जा सकते हैं, आप माइक ओपन करके पूछ लिया करो अगर आपको कहीं आना जाना होता है, तो आप बिल्कुल मुस्कान के नाम से बच्चे क्लास को लीव कर सकते हैं। ओके सर। चलिए बाकी बच्चे एक बार बताइए सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा। पहले तो ये बताओ आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि सर नहीं कर रहे हो? 50√3 - 1। ठीक है, परीने लिख के भेजा है 25√3 - 1। आप कह रहे हो 50√3 - 1। सर फिर 25√3 - 1 आएंगे। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, आपने कहा सर ऊपर नीचे हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस नीचे हमें प्लस दिख रहा है तो सर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे √3 1, पर नीचे प्लस है ये रहा, बच्चे हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग माइनस लगा देंगे, बस नंबर सेम ही रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस लगा दिया। अब बच्चे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे सर, 50 की मल्टीप्लाई होगी √3 - 1 में, अपॉन बच्चे लिखा है a + b × a - b, यानी कि सर a², यानी कि सर √3 का स्क्वायर -b², यानी कि 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया सर 50, ब्रैकेट के अंदर √3 - 1, नीचे कितना आ गया बच्चे, √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, और 3 में से 1 गया 2। बच्चे 2 से कट करेंगे 50 को तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि सर आंसर कितना आ गया 25, और साथ में कितना आ गया √3 माइनस। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए कितना है। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, √5 + 2 अपॉन √5 - 2। आप इसको रेशनलाइज करके बताइए आंसर कितना है। थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि ऊपर इस बार कुछ अलग चीजें बनेंगी, देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सही करते हैं अपनी तरफ से। चलिए आप लोग कर रहे हैं ना सॉल्व, ये बताइए। यस सर।
कीजिए बच्चे सॉल्व। 7/3 आएगा सर। 7/3। आप लोग थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते। अच्छा, अगर आपने कॉपी पे सॉल्व किया तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो बच्चे। अगर आपने कॉपी पे सॉल्व किया है तो यस सर। दिखाई जरा कैमरा ऑन करके एक बार। ऐसे ही रहने देना। आपने लिखा है √5 + 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √5 + 2 से। अब आपने देखो गड़बड़ क्या की है। नीचे बनेगा a - b यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस बच्चे 2 का स्क्वायर। अब आप हमें बताइए √5 का स्क्वायर कितना होगा। तो √5 का स्क्वायर का मतलब होगा √5 गुणा √5 यानी कि 5 होगा। बच्चे 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा ना। नीचे तो कितना जाएगा, 5 में से 4 गए, नीचे तो 1 आएगा। अब ऊपर देखो √5 + 2 की गुणा √5 + 2 में हो रही है। यानी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि x की गुणा x में हो रही है तो आंसर x² आएगा, यानी कि √5 + 2 का होल स्क्वायर आएगा ऊपर। देखिए आपने गड़बड़ बहुत सारी कर दी है। अभी बताइए बाकी किसी और बच्चे ने ट्राई किया है, ये बताइए बाकी किसी और बच्चे ने ट्राई किया है। यस सर। दिखाइए अगर आपने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया है तो। सर थोड़ा सा रह रहा है। देखते हैं बच्चे आपने कितना किया है। कॉपी नहीं दिख रही है अभी आपका अपने सर एक साथ। मिनट। हाँ, ठीक है, आपने नीचे तो सही कर लिया है, पर ऊपर आपने 5 + √2 की गुणा 5 + √2 में करोगे तो बच्चे आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है पहले वाले 5 √5 + 2 में। चलिए अच्छी कोशिश आप लोगों ने की है। अभी हम ज्योति की कॉपी देख लेते हैं। सर इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अभी हम देखकर आपको बता देते हैं, ठीक है। आपने नीचे सही लिखा है, लेकिन पर आपने नीचे माइनस के साइन की जगह प्लस का साइन लगा दिया, आपने नीचे गड़बड़ कर दिया। देखिए अब आप लोग सभी बच्चे सामने देखना। देखिए आप लोगों को 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सर कौन से फॉर्मूले कि सर, एक तो मैं ये याद होना चाहिए कि अगर हम a - b की गुणा अगर हम लोग a + b में करते हैं, लिख लीजिए इनको साथ के साथ नोटबुक में, इंपॉर्टेंट है बच्चे। a² - b² आता है। सर इसका मतलब ये है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माइनस वाला पहले लिखा हो। अगर a + b की गुणा a - b में हो रही है तभी बच्चे a² - b² आएगा। बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज आप माइक बंद कीजिए पर, ठीक है। एक तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा अभी आपको ये पता होना चाहिए बच्चे a + b² कितना होता है। बच्चे a + b² होता है a² + b² + 2ab। अगर बच्चे आपसे पूछा जाए बताइए a - b² कितना होता है, आपको ये फॉर्मूला बच्चे जिसका भी माइक ओपन है रिक्वेस्ट है बंद कीजिए। a² + b² - 2ab, ठीक है। अब यहां से देखना कि बच्चे आप लोगों को कैसे सॉल्व करना था क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सर, उड़ा तो हमें इधर ऊपर नीचे कितने से करनी है, √5 और 2 से ही करनी है। √5 और 2 से, बच्चे नीचे माइनस का निशान है तो आपने प्लस के निशान से करनी है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नो सर। नहीं। अब देखिए सर, ये तो लिखा है a - b और सर इसकी गुणा हो रही है a + b में। अगर हम लोग नीचे देखें, नीचे की बात कर रहे हैं तो सर a - b की गुणा हो रही है a + b में, नीचे गुणा हो रही है भाई। अगर कहीं लिखा है 2/3 तो आपको गुणा करनी है 5/7 में। सर इसका मतलब है 2 की गुणा तो 5 में कर दो 10 हो गया, और सर नीचे 3 की गुणा 7 में कर दो तो 21 हो गया। यही चीज आपने लगा यहाँ पर कि सर √5 - 2 की गुणा √5 + 2 में कर रहे हो, ये लिखा हुआ फॉर्मूला है। तो बच्चे आप लोग क्या लगाएंगे, a² - b², यानी कि सर a तो हमारे लिए कौन है, √5, आपने लिखा सर √5 का स्क्वायर माइनस b², b कौन है हमारे लिए 2 है तो आपने लिखा 2 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट। अब देखिए √5 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए सर √5 का जो स्क्वायर होता है, √5 का जो स्क्वायर होता है सर, इसका मतलब है √5 गुणा √5। तो बच्चे √5 की गुणा √5 में करोगे 5 आ गया, यानी कि सर ये तो 5 आ जाएगा हमारे पास में, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 में से 4 गया 1। सर नीचे तो क्लियर हो गया कि 1 आएगा, ठीक है। सर नीचे तो क्लियर हो गया कि 1 आएगा। अब ऊपर कितना आएगा, सर देखिए ये लिखा है √5 + 2, इसकी गुणा कर रहे हैं हम √5 + 2 में। यानी कि अगर सर एक ही नंबर की गुणा हम फिर से उसी नंबर में करते हैं तो कितना आता है, सर उस नंबर का स्क्वायर आता है। अगर आप जेड की गुणा जेड में करोगे तो कितना आएगा, जेड² आएगा। अगर आप पी की गुणा पी में करेंगे
तो कितना आएगा, पी स्क्वायर आएगा। अब आप √5 + 2 की गुणा √5 + 2 में करोगे तो कितना आएगा सर, √5 + 2 का स्क्वायर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो बच्चे सॉल्व करने के बाद में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं कि सर आंसर आ गया √5 + 2 का स्क्वायर, और सर नीचे 1 आएगा, आप लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पर सर इसका स्क्वायर कितना होगा, सर a + b का स्क्वायर, यानी कि सर a² + b² + 2ab। अब आप लोग जानते हैं बच्चे √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, और 4 की गुणा √5 में करेंगे तो 4√5 हो गया। अब जोड़ेंगे कैसे सर, 5 और 4 तो 9 हो गया, और 9 के साथ में कितना बच जाएगा हमारे पास में, 4√5 बच जाएगा, क्योंकि जुड़ेगा नहीं। बोले क्लियर। यस सर। अब यस सर। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो वो बच्चा नो सर। करके पूछ सकता है। कोई डाउट किसी को, नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये नो सर। जितना भी बेसिक नॉलेज हमें चाहिए था यहाँ तक वो सारी चीजें इस्तेमाल हो चुकी है। अब देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट हमारी क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, और क्वेश्चन भी कौन से होते हैं हमारे पास है, वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मतलब सबसे पहले तो ये मान के चलो कि आपको डायग्राम नहीं मिलेगा। मान लीजिए पेपर के अंदर सिर्फ आपको इतना मिले, 1 सेकंड के लिए रुक जाना, सिर्फ आप लोग 1 सेकंड के लिए आप लोगों के सामने स्क्रीन नहीं आएगी। जस्ट अभी हम आपके सामने फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे, जस्ट 1 सेकंड में स्क्रीन शेयर, ठीक है बच्चे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, 1 सेकंड में जस्ट अभी स्क्रीन शेयर करेंगे। देखिए नो सर। हाँ 1 सेकंड में स्क्रीन शेयर हम करेंगे जस्ट अभी के अभी। बस हमें इस वाली स्लाइड से ना आपको एक फोटो, ये मतलब पिक्चर हटाना है। फोटो इसलिए हटाना है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग बनाकर समझा सकें कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। बस इस वजह से हमने स्क्रीन हटाई है, ताकि हम आपको ये समझा सकें कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमको क्वेश्चन को मतलब किस तरीके से हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, वो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि डायग्राम आप बनाए, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड के अंदर हम ये पिक्चर हाइड कर देते हैं। ठीक है, हम बस पिक्चर हाइड कर रहे हैं। जैसे पिक्चर हाइड कर देंगे वैसे ही हम आपके सामने स्क्रीन को शेयर कर देंगे। एक सेकंड और रुकेगा सिर्फ। बाकी इतने आप लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं अभी आप उन लोगों को देख लीजिए, उन चीजों को देख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछना। जस्ट हाइड होने वाली है पिक्चर। चलिए अभी हम आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देते हैं एक बार फिर से। देखिए बच्चे, आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, आपको डायग्राम नहीं मिलेगा। पहले बताइए स्क्रीन शेयर हो गई है सभी के सामने, यस सर। ठीक है। अगर सभी के सामने स्क्रीन शेयर हो गई है तो आपको एग्जाम में ऐसा मिलेगा, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द अर्थ। एक टावर है, अर्थ की जगह आपको ज्यादातर वर्ड में देखने के लिए मिलेगा ग्राउंड। क्या मिलेगा, ग्राउंड वर्ड देखने के लिए मिलेगा कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो यहाँ अर्थ गलत ही था क्योंकि आगे ग्राउंड ही लिखा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम one of the foot point of the tower, the angle of elevation of the tower, top of the tower is 60 degree। यानी कि सबसे पहले आपने मान लिया कि सर ये ग्राउंड है, या आपने अपनी तरफ से मान लिया कि ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर घटना ये है कि आपने को कहा गया कि आ टावर स्टेट्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ में। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि इस फुट ऑफ द टावर से, ये जो फुट ऑफ द टावर है यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि इस पॉइंट से अगर आप टॉप ऑफ द टावर को मिला देते हैं तो बच्चे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनता है, ये कितना बनता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन,
सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारे पास में 60 डिग्री। बोले इतना क्लियर सभी को, कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। यस सर। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको कितनी इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ ये बताइए। आप कहोगे सर एक तो हमें ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री का है, दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि सर ये जो पॉइंट है जिसको आपने ए मान लिया है, सर ये फुट ऑफ द टावर यानी कि पॉइंट बी से कितने मीटर की दूरी पर है? सर ये 15 मीटर की दूरी पर है। सिर्फ हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपसे पूछा गया है कि आप इस पॉइंट को सी मान लीजिए, आप हाइट ऑफ द टावर बताइए, यानी कि आपसे बीसी की वैल्यू पूछी गई है कितनी है। बोलिए ऐसे ही है ना कुछ? यस सर। कैसे निकालेंगे बीसी को? आप कहोगे सर बहुत आसान है कि सर अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सर एंगल बी तो हमारे पास में 90 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल जो भी पोल होगा, ट्री होगा, ये सब ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अगर सर ट्रायंगल ए बी सी को देखें, ट्रायंगल बी 90 डिग्री है, तो बच्चे एंगल बी के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। सर हाइपोटेन्यूज को छोड़ दे, हाइपोटेन्यूज एसी को छोड़ दे, तो सर ए बी और बीसी एक तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, एक बेस बनेगा। अब बात कर रहे हो सर आप इस वाले एंगल की 60 डिग्री के, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा? आप ये कहोगे कि सर इसके लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा वो इसके सामने वाला साइड बीसी बनेगा, और इसके लिए बेस कौन बनेगा? सर इसके लिए बेस ए बी बनेगा। अब बताइए हमें इन्हीं दोनों की तो जरूरत है, यानी कि सर एक तो हमें बीसी की जरूरत है, एक ए बी की जरूरत है, यानी कि सर हमें एक तो परपेंडिकुलर की जरूरत है और एक हमें बेस की जरूरत है। आपने देखा कि सर पी बी पी अपॉन एच एच बी से देखें तो सर पी और बी के अंदर जो रिलेशन होता है वो tan में होता है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी जो tan ए होगा, बच्चे tan ए कितना होगा? सर वो होगा हमारे पास है परपेंडिकुलर, सर यानी हमें कि कैसे पता चलेगा इसमें टेंजेंट पूछ रहे हैं? बच्चे हमसे तो हाइट पूछ रहे हैं, हमसे tan थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं, हमसे तो हाइट पूछ रहे हैं। अब आप बताइए, आपको हाइट निकालनी है और आपको बेस पता है, बताइए हाइट और बेस के अंदर रिलेशन किस में होता है? tan में होता है। बोलिए भाई, बेस और यस हाइट सर। यस परपेंडिकुलर, सर। और बेस का रिलेशन किसके अंदर होता है? tan में ही तो होता है। आपने कहा सर tan a की वैल्यू जो हो जाएगी सर वो BC अपॉन ए बी हो जाएगी। tan a यानी कि सर tan 60 डिग्री हो गया, और सर tan 60 डिग्री बराबर BC कितना है? h है, और हमारे पास में AB कितना है? 15 है। बच्चे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। √3 बराबर h अपॉन 15। बच्चे इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सर h की वैल्यू कितनी हो गई? 15 √3। ये मीटर में था तो आंसर मीटर में आ जाएगा। बोले इतना क्लियर कि हाइट ऑफ द पोल या हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई? 15 इंटू √3 मीटर। बोले क्लियर सभी को? 15 इंटू √3 मीटर। सर 60 का एक बार रूट रिपीट कर आया। दीजिए। दोबारा बताइए क्या बोल रहे हैं? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए एक बार। क्लियर आवाज नहीं, आवाज आ रही है पर क्लियर नहीं आ रही। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। रिपीट बिल्कुल करेंगे सच्चे, रिपीट तो बिल्कुल करेंगे। और सर 60 की √3 कैसे आई ये भी बता देना एक बार। ये तो बच्चा आपको याद करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। याद होना चाहिए। आई कैसे है इससे मतलब नहीं है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है, और ये याद होना चाहिए। सर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और सर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। आपको याद ही होना चाहिए। बोला ओके भी सर। स्टार्टिंग में कि tan का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने के लिए आप इस क्वेश्चन को सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि सर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, यानी कि आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ, जैसा कि अभी आप लोगों के सामने दिख रहा है। आपको डायग्राम भी नहीं मिलेगा, डायग्राम भी आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, अब डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे। हम लोग पढ़ते रहेंगे और डायग्राम को अपने आप बनाते रहेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ते रहेंगे और डायग्राम को अपने आप बनाते रहेंगे, जैसा जैसा हमसे कहा जाएगा। स्टार्टिंग से देखना, पूरा स्टार्टिंग से बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपने एक लाइन पढ़ी। क्या लाइन पढ़ी? ये पढ़ा, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कि टावर है जो कि ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है। तो पहले आपने ग्राउंड बना लिया कि सर ये रहा ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर एक टावर है जो कि वर्टिकली यानी कि सीधा खड़ा हुआ है, और टावर है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ में, आपको पता है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट पॉइंट ऑफ द टावर, यानी कि टावर का फुट पॉइंट है, यहां से 15 मीटर की दूरी पर, यहां से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से
टॉप ऑफ द टावर को अगर आप मिला देते हैं इस पॉइंट से, अगर आप लोग टॉप ऑफ द टावर को मिला देते हैं तो ये एंगल कितना बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है, लिखा भी है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अभी तक हमने कुछ किया अपनी तरफ से, ये बताओ, हमने तो कुछ नहीं कहा, जो कहा गया था वो लिख दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपसे जो पूछा गया है, आपसे ये जो टावर आपने माना है, आपसे इसकी हाइट पूछी गई है, बताइए कितनी होगी। आपने कहा सर मान लेते हैं पॉइंट ए है जो कि फुट ऑफ द टावर, यानी कि इस पॉइंट बी से 15 मीटर की दूरी पर है, ये कहा गया है। बच्चे आपने इस पॉइंट को सी मान लिया और आपने कहा सर देखा जाए तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर बी 90 डिग्री है, तो बच्चे सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई ए सी। अब हमारे पास में दो चीजें हैं सर, क्या क्या है सर, एक तो हमें हाइट निकालनी है, यानी कि सर ये है जो हमें निकालना है, और सर एक ये है जो हमें दे रखा है। तो हम देखेंगे कि सर ये एंगल भी तो 60 डिग्री दे रखा है। सर अगर देखा जाए टेन, मतलब हमें कैसे पता लगेगा, टेन इस्तेमाल करना है। बच्चे साइन जो होता है वो रिलेशन देता है पी और एच में, क्या हमें हाइपोटेन्यूज पता है, नहीं पता, तो हम क्यों जाएंगे साइन में, क्यों जाएंगे कोस में, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज ही नहीं पता है। हमें ये पता है बीसी परपेंडिकुलर कितना पता है सर, ये एच है, जो भी एच का मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे आपने देखा कि जहां पर जो 60 डिग्री का एंगल है, यानी कि अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ए बी सी, सर एक तो एंगल बी हमारे पास में 90 डिग्री हो गया है, एंगल टेन हमें दे रखा है ये 60 डिग्री है। तो बच्चे आप कहोगे सर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, सर सामने वाली साइड कौन हो गई हमारे पास में बीसी। तो आपने कहा सर टेन 60 डिग्री लगा लो, यानी कि सर टेन ए की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये जो एंगल ए है इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है सर बीसी है, और इस एंगल ए के लिए बेस कौन है सर वो ए बी है। बस आ गया, टेन 60 डिग्री बराबर कितना आ गया सर, ए की वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री, कितना आ गया सर, बीसी की वैल्यू पुट कर दो एच, ये बीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में सर, बीसी की वैल्यू है एच, और ए बी की वैल्यू कितनी है 15। टेन 60 कितना होता है √3, यानी कि सर √3 बराबर एच बटे 15, इसके नीचे एक मान लो, आगे गुणा कर दो, बच्चे एच की गुणा एक में करेंगे एच आ गया, और 15 की गुणा √3 में करेंगे तो 15√3 आ गया। ये मीटर में था तो हाइट भी किस में आ जाएगी, मीटर में। बोले क्लियर, यानी कि जो हाइट ऑफ द टावर आ गई है वो सर 15 इंटू √3 मीटर आ गई। बोले क्लियर, यस सर। ठीक है बच्चे। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी जो जितनी भी सारी चीजें होंगी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के, ठीक है।